हाँ चलिए, आज हम लोग फिजिक्स में विद्युत प्रतिरोध के बारे में थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। हाँ, तो विद्युत प्रतिरोध, इसका परिभाषा लिखिए। इसका परिभाषा है किसी चालक में बहने वाली किसी चालक के सिरों, हाँ लिखो परिभाषा। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये तो गणित का वाला परिभाषा हो गया। थोड़ा सा और अच्छा से परिभाषा दूसरा लिख लो। यह भी सही है, वह भी सही है। चले, लिखो। जब किसी चालक में विद्युत धारा बहती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा बहती है, तब उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अवरोध उत्पन्न हो जाता है, उसी अवरोध को हम लोग विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। उसी अवरोध को हम लोग विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। चलो ध्यान से देखो, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। हम लोग दो तरीके से समझते हैं। हाँ, ध्यान से देखो। जब चालक को सेल से जोड़ते हैं, जब चालक के सिरों को सेल से जोड़ते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन धन विभव की ओर गति करने लगते हैं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन धन विभव की ओर गति करने लगते हैं तो क्या होता है, ध्यान से सुनो। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन धन वोल्टेज की ओर गति करने लगते हैं तो धारा हमारा उल्टा बहता है। समझ आया? मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत जब धारा बहता है, तो धारा बहता है वो तो अलग बात है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आता है, तो बीच में जो परमाणु होते हैं वो उससे टक्कर करता है। क्या करता है? हाँ, टक्कर। अगर वह टकराव कम है तो उसका प्रतिरोध कम है, और जब वह टक्कर ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा है। समझ आया ना? तो वही जो टक्कर करने के कारण इसके गति में अवरोध उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। बात समझ में आया? ये चालक में हो गया। और जितना ज्यादा टक्कर होगा उतना उसका जो है प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है। इसलिए देखो, आर बराबर होता है ml/n² अभी हम लोग इस सूत्र को पढ़े हैं। जितना ज्यादा टक्कर होगा तो श्रांति काल घटेगा और प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, और धारा कम बढ़ेगा। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम बढ़ेगा। इसीलिए प्रतिरोध का भी बहुत बहुत ही आवश्यकता होती है प्रतिरोध का। जैसे देखो, हमारे यहाँ ज्यादा वोल्टेज है, तो ज्यादा वोल्टेज है तो हमारा उपकरण कम वोल्टेज का है, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज में करना है तो वहां पे ज्यादा प्रतिरोध का तार लगा देंगे। ज्यादा प्रतिरोध का तार लगाने से क्या होता है, वह वोल्टेज उसमें क्या होता है, धारा हमें कम मिलता है। जब प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो हमें धारा कम मिलेगा। समझ आया? इसलिए प्रतिरोध का उपयोग है। बहुत लोग सोचते हैं ये तो बेकार है, ये बीच में टक्कर नहीं होता तो और बढ़िया सा धारा बहता। इसका भी उपयोग है। जैसे प्रेस में क्या होता है, जो नाइक्रोम हम लोग लगाते हैं उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। और प्रेस में जब आसानी से मुक्त इलेक्ट्रॉन एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंच जाएंगे तो प्रेस वो लाल थोड़ी ना होगा। जब वो हीट नहीं होगा तो हम उसको जो है प्रेस थोड़ी ना कर पाए कपड़ा। इसलिए वहां ज्यादा प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। ठीक है, बात समझ आया? और जो इसमें होता है पंखा में हम लोग तांबा का तार बहुत ढेर सारा फेरा लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि उसका प्रतिरोध ज्यादा हो। समझ में आया? लंबाई ज्यादा होने पर भी प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है।
और जब प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो जो 440 वोल्टेज घर में आती है, घर में करंट 440 पे आती है, तो 440 से वो कम करेगा तब ना। अब 440 डायरेक्ट आएगा तो जल नहीं जाएगा पंखा। उसमें क्या होता है कि वो ज्यादा फेरा कर देते हैं, प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है। जब प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है तो हम लोग उसका आसानी से उपयोग करते हैं। इसलिए प्रतिरोध का क्रम भी हमें, मतलब प्रतिरोध कम हो तब भी उसका उपयोग है, और प्रतिरोध अधिक हो तब भी उसका उपयोग है। जैसे जैसे इंसान को जरूरत पड़ता गया उसी प्रकार का रेजिस्टेंस वह अपना बनाता गया। बात समझ आया? तो रेजिस्टेंस का हम लोग जो है, ये तो व्यवहारिक बात हो गई। अब आइए सूत्र पे आइए। तो सूत्र होता है रेजिस्टेंस V/I। V/I माने विभवांतर, और प्रतिरोध का परिभाषा हम क्या लिखे हैं? विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? इस सिरे का वोल्टेज और इस सिरे के वोल्टेज का अंतर विभवांतर होता है। जैसे हम यहाँ लिख दिए 5 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट लिख दिए, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो वोल्टेज है, यहाँ पे जो वोल्टेज है, दोनों का अंतर 5 है। समझ में आया? और यहाँ बड़ा पाई क्यों खींचा जाता है? इसका वोल्टेज ज्यादा रहेगा, अधिक रहेगा, इसका क्या है? कम। जैसे ये हो जाएगा 12 वोल्ट, यहाँ का है 7 वोल्ट ना। ये ऋण के मतलब मत समझो कि ये ऋण 7, ऋण भी 7 भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। ऋण का मतलब ऋण धन नहीं, ऋण का मतलब यहाँ कम से समझो। ऋण का मतलब यहाँ क्या है? कम। यहाँ धन 12 वोल्टेज, यहाँ पर ऋण है, मतलब ऋण 7 नहीं, मतलब इससे कम वाले को हम ऋण कहते हैं। ठीक है, तो 12 में से 7 का अंतर करते, जो सेल हमें जो करंट देगी वो कितने वोल्टेज का? 5 वोल्टेज का। समझ आया? बात समझ रहे हो ना? अब देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। जैसे ऋण 9, तो यहाँ आप लिखेंगे ऋण 14। तो यहाँ उच्च है या इससे बड़ा है कि नहीं? इससे बड़ा है, इसलिए इसको धन कहा गया। या छोटा है इसलिए इसको ऋण कहा गया। बहुत लोग सोचते हैं धन है तो मतलब धनात्मक वोल्टेज, ऋण है तो ऋणात्मक वोल्टेज। ऐसी कोई बात नहीं है। धन का मतलब ऊंचा वोल्टेज, ऋण का मतलब नीचा वोल्टेज। बात समझ आया ना? हाँ, इसको समझ लो। ये अच्छे बच्चे जो है इसमें कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो इसका उत्तर यही है, धन का मतलब ऊंचा वोल्टेज, ऋण का मतलब नीचा वोल्टेज, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, इससे कोई लेना देना नहीं। तो प्रतिरोध बराबर विभवांतर बट्टे क्या होता है? धारा। इसको R से कहते हैं, इसको V से कहते हैं, इसको I से। तो हमारा सूत्र हो गया। ठीक है, चलो मात्रक लिखते हैं इसका। बहुत बढ़िया सा मात्रक है। इसका होता है वोल्ट और बटे I का एम्पियर। मात्रक लिखना सीखो, ध्यान से अच्छे से लिखना सीखो। इसका क्या होता है? V का वोल्ट और बटा I का एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर है, तो इसको इतना बड़ा मात्रक हो गया। तो वैज्ञानिक ओम ने अपने नाम पर इसका मात्रक रख दिया ओम। क्या रख दिया? ओम। जब ओम को हम तोड़ेंगे तो ये वाला मिलेगा हमें। जब ओम को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? एक मिलेगा। ये चीज ध्यान रहे। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं। अब विमीय सूत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होता है? ध्यान से चलो। R बराबर V/I। समझ आया? अब बीमा लिखना है, सूत्र लिखना पड़ेगा। अब V का बीमा हमें नहीं पता है, तो हम V को तोड़ते हैं एक स्टेप आगे। V बराबर होता है W/Q और I। समझ आया? अब W का तो हम लोग जानते हैं, हम W तक याद करवाए हैं, W तक याद कर लिया। अब इसको तोड़ना न पड़े, यहीं से काम अपना चलाओ। W का होता है mL² T-2। Q का होता है AT और I का होता है A। बात समझ में आया? अब क्या मिला हमें? ध्यान से देखो क्या मिला। क्या मिला भाई? M मिला हमें, L² मिला, और T⁻³ मिला, A⁻² मिला। ये हो गया प्रतिरोध का मात्रक। समझ में आया? ये राशि में क्या लिखोगे? अदिश राशि। अब थोड़ा सा मात्रक में अन्य मात्रक नोट में लिख लेते हैं।
नोट में अन्य मात्रक लिख लो भैया, देखो ध्यान से। 1 किलो ओम, 1 किलो ओम बराबर होता है 10⁻³ ओम ना, और 1 मेगा ओम होता है 10⁻6 ओम ना, ये सब याद कर लो। और छोटा में भी लिख लो, 1 माइक्रो ओम, माइक्रो ओम बराबर होता है 10⁻6 ओम। बात समझ में आया। एक बात नोट में और ध्यान दो, ओम को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ओम का प्रतीक क्या होता है, ए ऐसे होता है, नहीं समझे क्या, ये ओम का प्रतीक है ना, इस नाम नोट कर लो। हाँ, अगला पॉइंट है, ध्यान से देखिए, प्रतिरोध को प्रभावित, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ देखिए, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो एक तो हम जो है सूत्र पढ़े हैं पर पीछे, R बराबर पढ़े हैं mL/n² A टाउ। बात समझना। इसी देखिए पहला R अनुक्रमानुपाती L, जब यह नियत होगा तो R अनुक्रमानुपाती L। दूसरा R व्युत्क्रमानुपाती 1/A, R व्युत्क्रमानुपाती n। चौथा लिख दे रहे हैं R व्युत्क्रमानुपाती टाउ। चलो, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है उसको हम लोग, अगर एक पॉइंट ए सूत्र याद है ना, ए सूत्र याद है तो आप लोग तुरंत लिख सकते हैं प्रतिरोध को कौन कौन प्रभावित करता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो चेंज नहीं होता है कभी, इसलिए R उसके अनुक्रमानुपाती नहीं होगा, ठीक है, या तो उसका द्रव्यमान जैसे बढ़ जाए घट जाए ऐसा होता नहीं। E का मान 106×10⁻19 कूलम होता है ना, इसलिए वह यही रहेगा। और सब हम लिख दिए या लिख दिए ना। अब सुनो ध्यान से एक अट्ठू, अगर चालक की लंबाई ज्यादा होगी तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा। जैसे मैं पंखा का उदाहरण देकर बताया था, पंखा में तार का फेरा क्यों लगाया जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाए, प्रतिरोध बढ़ जाए। अब ऐसे भी समझो, और जैसे यहाँ से हमें बाबूसराय जाना है, फिर यहाँ से हमें बनारस जाना है, तो ज्यादा हवा हमें, जैसे ज्यादा हमें मेहनत कब लगेगा, यहाँ से बनारस जाने में। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से बाबूसराय तक जाएगा तो तुरंत पहुंच जाएगा, और बनारस जाएगा तो उसको ज्यादा समय लगेगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, मतलब लंबाई बढ़ने से, चालक की लंबाई बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। दूसरा बात क्या है, चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, फिर से सुनो ध्यान से, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ये वाला होता है ना, माने तार अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, ये मोटा होगा। जैसे अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ज्यादा मैं कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो मान लो ये चालक है, चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल जब ज्यादा होगा तो ये मोटा हो जाएगा, और ज्यादा रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाएंगे। जैसे एकदम पतले रास्ते पर हमें जाना हो तो हम बड़ा मेहनत से जाएंगे, और चौड़ा रास्ता हो तो आराम से चले जाएंगे ना, लौटते लौटते जाएंगे, चाहे जैसे जाएंगे आराम से जा सकते हैं ना। तो कहने का मतलब यही है, अगर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं, और जब ये आसानी से जाएंगे तो हमारा प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा। देखो प्रतिरोध कब बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मेहनत लगे, समझ आया ना, तो हम कहेंगे प्रतिरोध हमारा ज्यादा है। जब अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल जो है ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आसानी से जा सकता है, आसानी से जा सकता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। मोटे तार का प्रतिरोध कम और पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा, ये साइड में मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तीसरा क्या है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी तो प्रतिरोध कम होगा। नहीं समझे क्या, जैसे समझो ध्यान से, ये एक आयतन होगा,
एक आयतन में ना 10 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कई इलेक्ट्रॉन है 10 बनाएंगे नहीं, ठीक है 10 हो गया। एक आयतन में 10 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो 10 मुक्त इलेक्ट्रॉन जब धन वोल्टेज की ओर गति करेंगे तो हमें धारा मिलेगा ना। अगर यही एक आयतन में ढेर सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, 3 3 6 3 9 3 12 16 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो 16 मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, एक आयतन में 16 मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो ये जब धन प्लेट की ओर जाएंगे तो हमें धारा ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा। देखो धारा, पहले एक दिमाग अपने एक बात हमेशा में ध्यान में रखो कि धारा का मुख्य कारण कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। नहीं समझे क्या, कई बार मैं बोल चुका है, एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, धारा का मुख्य कारण कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेगा तभी धारा बहेगा। जैसे सूखा नमक जो है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन उसको पानी में डाल देते हैं तो वो सुचालक हो जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें जब जैसे ही पानी में डालते हैं वहां पर आयन उत्पन्न हो जाते हैं। आयन का मतलब का धन आयन ऋण आयन, आयन का मतलब वही इलेक्ट्रॉन कमी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता, समझ में आया ना। तो उसमें विद्युत में द्रव में क्या होता है, विलयन में आयन गति करते हैं, आयन भी अगर गति करेंगे तभी धारा बहता है। लेकिन यहाँ चालक की बात हो रही है, चालक में जितना ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रतिरोध कम, जब प्रतिरोध कम तो धारा ज्यादा है। अभी तो है जैसे R बराबर V/I किए तो ऐसे आर अनुक्रमानुपाती आई होगा। जब प्रतिरोध मतलब ज्यादा रहेगा धारा कम और प्रतिरोध कम रहेगा धारा ज्यादा। बात समझ आया ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक रहेगा तो प्रतिरोध कम होगा। और एक और बात, चौथा बात क्या है, टाउ की श्रांति काल हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ पहले प्रतीक समझ में आ रहा ना। एक इसका प्रतीक है, हाँ बहुत से बच्चों को तो प्रतीक ही नहीं पता होता है। हम लिख देंगे तो कहेंगे क्या लिखा है, AR लिखा है। इसको हम लोग हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। एक क्या है, L है। L माने क्या होता है, चालक की लंबाई। L का मतलब क्या होता है, अच्छा। ये क्या है, R प्रतिरोध। ये क्या है, चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद, ये वाला माने चालक का मोटा पतला होना। N क्या है, एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या है, श्रांति काल। शांति काल नहीं, श्रांति काल। श्रांति काल का मतलब होता है दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया समय। श्रांति काल का मतलब क्या आता है, दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया समय। और अब इसको समझते हैं। ये वाला समझ लिए, ये वाला समझ लिए, ये वाला समझ लिए, इसको समझना है। इसको कैसे समझेंगे, ध्यान से सुनो। ये क्या है, टक्कर में लिया गया समय। अगर टक्कर में लिया गया समय कम है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, और टक्कर में लिया गया समय ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा। तो टक्कर में लिया गया समय कब कम होता है, कब ज्यादा होता है, उसको मैं समझाता हूँ। ध्यान से देखो। अगर चालक को गर्म करेंगे तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन था बड़ी तेजी से टक्कर करता है। जब बड़ी तेजी से जब टक्कर करता है तो उसमें क्या होता है कि वो श्रांति काल घट जाता है। जैसे यहाँ से मुझे दीवार में टक्कर करो, धीरे से करोगे तो समय लगेगा। ऐसा कुछ कर दो मैं तेजी से जाके उसमें लड़ू, समय कम लगेगा। जब समय कम लगेगा तो उसी को क्या कहते हैं, श्रांति काल। जब समय कम लगेगा तो ये बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। इसको कट करेंगे तब। फिर से सुनो, इसका सिस्टम क्या है। पहले ताप को बढ़ाएंगे, ऊपर तीर माने बढ़ना, नीचे तीर माने घटना। ऐसे ऊपर उठते समय बढ़त ना। ताप बढ़ाएंगे तो श्रांति काल क्या होगा, घटेगा। श्रांति काल घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो बहुत लोग सोचते हैं क्या करे, यहाँ से ऐसे चलो, डायरेक्ट ऐसे ना चलेगा। ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़े ना। बस इसको क्या है, व्याख्या में हम लोग देते हैं। कोई पूछेगा ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। कोई पूछेगा क्यों, तब हमें समझाना पड़ता है। ताप बढ़ाओगे तो श्रांति काल घटेगा, श्रांति काल घटेगा क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। तो कोई पूछेगा श्रांति काल क्यों घटेगा, तो उसका आंसर है
जो दो क्रमागत टक्कर का समय है वो क्या होता है, घट जाता है, माने जल्दी जल्दी होता है टक्कर। ठीक है, तो ये प्रतिरोध प्रभावित करने वाले कारक 4 है। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल अधिक होने प्रतिरोध कम होता है, ये कम होने पे अधिक होता है। नीचे वाले में उल्टा चलता है, ई वाला अधिक ई वाला कम, ई वाला कम ई वाला अधिक। एकांक आयतन में संख्या ज्यादा रहे प्रतिरोध कम, ई कम रहे ज्यादा, शांति काल बढ़े ती घटे और ई घटे ती बढ़े। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक यही है। देखो ध्यान से, 0 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R0 माने 0 सेंटीग्रेड प्रतिरोध R0। हम बोले हैं ना ताप बढ़ाओगे प्रतिरोध घटता बढ़ता है। 0 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R0 मान लिए, ठीक है। और T सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध हम मान लिए RT ना, ये प्रतीक है। जैसे बहुत लोग लिखते हैं SP का मतलब मेरा नाम है संतोष प्रजापति, तो मैं SP लिख देता हूँ। तो RT मतलब T सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध। ऐसे सबका कोड होता है, लेकिन पढ़ाई का कोड है सभी जगह एक ही है, ठीक है। T सेंटीग्रेड मतलब T सेंटीग्रेड जो प्रतिरोध है उसको RT मतलब T सेंटीग्रेड प्रतिरोध, ठीक है। चलो, अब अल्फा होता है प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या होता है? प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है। ये हर चालक के लिए अलग अलग होता है ना, किसी एक चालक के लिए फिक्स होता है और अलग अलग चालक के लिए अलग अलग होता है। इसमें संबंध क्या होता है? सूत्र बनता है हमारा RT बराबर R01 प्लस अल्फा T, यह सूत्र होता है, ठीक है। यहाँ से हम T का मान निकाल सकते हैं, अल्फा का मान निकाल सकते हैं, चाहे जो इसका मान चाहिए उसका निकाल सकते हैं। तो सूत्र है, लिखिए नोट नंबर 2। बोले देखो, जब तार को n गुना लंबाई तक खींचा जाता है, n गुना लंबाई तक खींचा जाता है, तब उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है। तब उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है। तब उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है। हाँ, देखो ध्यान से कैसे होता है प्रूफ हम लोग करते हैं। नोट नंबर 2 का प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, देखो ये तार है, क्या है? ठीक है। n स्क्वायर, तो पहले इसको समझ लो, पहले परीक्षा में कैसे। देखो, किसी तार को हम 2 गुना कर दिए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। अरे यार 2 मैं बोला था, आप लोग 4 बोलिए ना। किसी तार को मैं 3 गुना लंबा खींच दिया तो उसका प्रतिरोध कितना हो गया? 9 गुना। समझ आया ना? अब तो ये समझ आ रहा है, इसको हम लोग डिराइव करते हैं। देखो, ये क्षेत्रफल A है, क्या है? ये क्षेत्रफल A है। A बराबर क्या होता है? पाई R स्क्वायर। यहाँ वृत्ताकार भाग है ना, अच्छा। और लंबाई हम जो है L मान ले रहे हैं। क्या मान ले हैं? ठीक। प्रारंभ में किसी चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A और लंबाई L है, तो R कितना होगा? R बराबर रो L बाई A। ये सूत्र मैं नहीं लिखवाया हूँ, थोड़ा सा मैं साइड में करके बोल दे रहा हूँ। R अनुक्रमानुपाती L, R अनुक्रमानुपाती बटा A, समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से R अनुक्रमानुपाती L अपान A, R बराबर हो जाता है रो L अपान A ना। इस रो का मान किसी एक पदार्थ के लिए 1 होता है। जैसे लोहा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए। नहीं समझेगा फिर समझो, अभी मैं समझा दे रहा हूँ। विशिष्ट प्रतिरोध, इसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। इस ये वाला जानने से पहले हम लोग यहाँ इस सूत्र का डेरिवेशन करते हैं। एक मिनट का मतलब 1 मिनट लगेगा। R अनुक्रमानुपाती L हम बताए हैं, बोलो हाँ। R व्युत्क्रमानुपाती बताए हैं, हाँ। समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ? R व्युत्क्रमानुपाती L बटाए, इसको मिला दिए था। जब R बराबर करेंगे तो यहाँ कितनी नियतांक आएगा? R बराबर रो L बाई A, यह सूत्र हो गया, ठीक है। और रो क्या होता है? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या होता है? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या है रो? तो एक बात यहाँ पर ध्यान देना, चाहे छोटा चालक हो चाहे बड़ा चालक हो, चाहे छोटा लोहा का टुकड़ा हो
चाहे बड़ा लोहा का टुकड़ा हो, सबके लिए रो का मान एक ही होता है। क्या होता है? एक ही। नंबर 1 बात। नंबर 2 ये जानो, छोटा लोहा हो चाहे बड़ा लोहा हो, उसका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध सेम। हाँ, इसमें प्रश्न ऐसे बनता है, 5 सेमी लोहे के तार का प्रतिरोध 2 ओम सेमी है, तो 10 सेमी लोहे के तार का, सॉरी गलती हुई, 5 सेमी लोहे के तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध 2 ओम सेमी है। विशिष्ट प्रतिरोध 2 ओम सेमी है, तो 10 सेमी लंबे लोहे के तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? इसका आंसर है 10, उतना ही। ठीक है, ये जो है चालक के लंबाई क्षेत्रफल उस पर निर्भर नहीं करता है, ये निर्भर करता है चालक किसका बना है। चालक लोहे का बना है, चाहे छोटा लोहा चाहे बड़ा हो, सबके लिए एक है। चांदी का अगर बना है चालक तो उसके लिए अलग होता है, मतलब भिन्न भिन्न पदार्थ के लिए अलग होता है। लोहा के लिए, सभी लोहा के लिए एक, फिर सभी चांदी के लिए एक, फिर सभी कापर के लिए एक ना। इनमें क्या होता है ये मत समझना, चांदी लोहा और तांबा में इनका मान भिन्न भिन्न होता है ना। अलग अलग पदार्थ के लिए इसका मान अलग अलग, और एक पदार्थ के लिए इसका मान एक ही, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, ऐसे समझ लो। ठीक, अच्छा ये हो गया। अब इसके बारे में चर्चा बंद। अब यहाँ हम लोग आते हैं। ठीक है, हम क्या जानते हैं, अगर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ले और लंबाई क्या है L, समझ में आया? तब हमारा प्रतिरोध क्या होता है R। समीकरण नंबर 1। कोई पूछेगा L क्या है? चालक की प्रारंभिक लंबाई। ये क्या है? चालक का प्रारंभिक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। इतना समझ आया ना? चलो अब देखो, A1 L1 बराबर होता है A2 L2। ये हम क्यों लिखी? अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं। दोनों परिस्थितियों में चालक का आयतन सेम होगा। दूसरी परिस्थिति कब बा? चालक का आयतन समान होगा। दोनों परिस्थितियों में चालक का आयतन क्या होगा? समान होगा। ये आयतन बराबर क्या होता है? आधार के क्षेत्रफल गुणे लंबाई। ये वाला तुम लोग सूत्र नहीं जानते होगे, आज ही जान लेना। बेलन है ना, आयतन बराबर क्या था? आधार के क्षेत्रफल गुणे लंबाई। A1 L1। फिर से सब भूल जाओ, फिर से आओ। ठीक है, अब हम लोग फिर से चलते हैं यहाँ से। L लंबाई के चालक था और इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ये था ना। इसको हम लोग क्या किए, इसको L को खींच के NL कर दिए, N गुना। जितना लंबाई था उसका N गुना खींच कर लंबा कर दिए। तो हमारे पास 2 स्थिति आ गई, एक पहली स्थिति और जब खींचे हैं उसके बाद की स्थिति आ गई ना। तो दोनों में क्या सेम होगा? आयतन। क्या सेम होगा? जैसे इसको भी इकट्ठा करोगे तो उतना आयतन होगा, फिर इसको खींच दिए तो उसमें भी क्या होगा? आयतन सेम होगा। समझ आया ना? तो A1 L1 बड़ा A2 L2 इसीलिए लिखते हैं, मतलब प्रारंभिक आयतन बड़ा बाद का आयतन। A1 के स्थान पे और L1 के स्थान पे L, A2 के स्थान पे क्या लिखेंगे? A2 और L2 के स्थान लिखेंगे NL। कोई बताए L2 के स्थान हम NL क्यों लिखे? बताओ भाई। L2 NL माने पहले का N गुना कर दिए। अब NL कैंसिल। A2 बराबर क्या आ गया हमारा? A बटा N। A2 बराबर हमारा क्या आ गया? A बटा N। ठीक है, अच्छा तो पहले प्रतिरोध है, अब बाद में इसको कर लो। हाँ देखिए ध्यान से, अब चालक को N गुना लंबाई तक मैं खींच दिया, मतलब N गुना लंबाई तक मैं खींच दिया, तो चालक थोड़ा सा पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ पतला हो जाएगा। उसका लंबाई NL हो जाएगा। आई वाला क्षेत्रफल A2, NL ही L2 है हमारा, NL ही क्या है? L2। अब इस बार हम प्रतिरोध लिखेंगे R डैश या R2 बराबर। अब प्रतिरोध कब का प्रतिरोध आई? जब खींचे N गुना होके खींच देवा तब का प्रतिरोध ही हो गया R2। इसको लिखेंगे रो L2 बटा A2। समझ आया?
तो R2 बराबर मेरा हो जाएगा रो, L2 का स्थान क्या लिखेंगे n L, A2 का स्थान क्या लिखेंगे A/4। समझ गया। अब क्या करेंगे, R2 बराबर हमारा हो जाएगा रो L बटा A, रो L बटा A, ठीक है। अच्छा यहाँ n हो जाएगा। अरे यार मैं वहां गलत कर दिया था क्या पीछे। अब क्या हो जाएगा, ए n ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा n स्क्वायर, होगा कि नहीं। इसके स्थान में मैं क्या लिख सकता हूँ, r बराबर लिखे है ना रो L/A n स्क्वायर, तो R2 बराबर हो जाए n स्क्वायर r। यही मैं कथन बोला था, किसी चालक की लंबाई n गुना कर देंगे उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाएगा, तो R2 बराबर n स्क्वायर r, ठीक है। हाँ तो देखिए तो हो गया। अगला नोट लिख लीजिए, लिखो किसी तार की त्रिज्या खींचकर, किसी तार की त्रिज्या खींचकर 1/n गुनी कर दी जाए, 1/n गुनी कर दी जाए, तब उसका प्रतिरोध n/4 गुना हो जाता है, तब उसका प्रतिरोध n/4 गुना हो जाता है। इसको आप लोग अपने से प्रूफ करेंगे। इसको थोड़ा सा इसका थोड़ा सा समझ लो व्याख्या, हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे देखो चालक है, क्या है चालक है, यहाँ त्रिज्या इसका r है, छोटा r, ठीक है। इसको खींचकर इसका त्रिज्या एकदम कम कर देना है, 1/n गुनी करना है, कितना 1/n गुनी कर देंगे तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, n/4 गुना हो जाएगा, n/4। कहने का मतलब है इसको आप लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसमें प्रूफ कैसे होगा ध्यान देना, a की जगह πr² करना है, समझ आया। हाँ अब देखो ध्यान से, ये तो तार को खींचकर हम जो है प्रतिरोध बढ़ाए और घटाए। अगर तार को नहीं खींचना है, अगर तार को जैसे कि 1 मीटर है फिर 2 मीटर कर दिए, तो प्रतिरोध जितना करेंगे उतना गुना होगा, अगर उसको खींचा नहीं जाता है तब, ठीक है।